हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू एनपीओ से रिलेटेड जो आपके चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो इनकम नहीं है। यानी 3 ऑप्शन है वो तो इनकम होंगे, बट जो चौथा ऑप्शन है वो इनकम नहीं होगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन भी जो इन एनपीओज को रिसीव होता है वो इनकी इनकम मानी जाती है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं है। तो जो इनका एक इम्पोर्टेंट इनकम का पार्ट होता है वो सब्सक्रिप्शन से होता है। दूसरा है जो डोनेशन, डोनेशन भी इनके इनकम का पार्ट होता है। मेन जो इनकम इनको रिसीव होती है वो डोनेशन के थ्रू रिसीव होती है। सेल ऑफ टिकट, ये सेल ऑफ टिकट क्या है कि ये जो एनपीओज हैं वो क्या करते हैं, कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए कुछ टिकट वगैरह इश्यू करते हैं, उसकी फिक्स प्राइस रख देते हैं और वो टिकट सेल आउट करके कुछ अमाउंट इनको रिसीव होता है, तो वो भी इनका इनकम का पार्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है वो एंडोमेंट फंड। तो एंडोमेंट फंड क्या है, ये एनपीओज के लिए एक फंड होता है। उस फंड में क्या करते हैं, कुछ अमाउंट आता रहता है, तो वो फंड क्या एक किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये बना के रखते हैं, तो ये उसी के लिए खर्च करते हैं। तो ये जो एंडोमेंट फंड है वो एनपीओज के लिए इनकम नहीं होता। सब्सक्रिप्शन भी इनकम हो गया, डोनेशन भी इनकम हो गया, सेल ऑफ टिकट भी हो गया। तो एंडोमेंट फंड है वो राइट आंसर होगा कि ये इनकम का एक पार्ट नहीं होगा या इसको इनकम नहीं माना जाएगा। देन सेकंड एमसीक्यू क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन द बैलेंस शीट। अब कोई क्लब है उसको सब्सक्रिप्शन मिलता रहता है। अब क्या है कि कई बार सब्सक्रिप्शन जो देने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भैया ये सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ मैं इसी साल, बट ये खर्च कब होगा, अगले साल, यानी अगले साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दे देते हैं। तो करंट ईयर में अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो इन क्लब्स के लिए क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये क्लब्स। अब अगर करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर करंट ईयर में मिल जाता तो वो तो हो जाता इनकम का पार्ट, बट ये इस केस में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर में मिल रहा है, तो भैया उसको खर्च तो नेक्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। तो इस साल के लिए तो क्या हो गया, लायबिलिटी होगी ना, कि अपन उसको इस साल तो खर्च नहीं कर सकते, उसको अपने पास में कहीं डिपॉजिट करके रखेंगे और जब अगली साल आएगी तो उस अगले साल में खर्च कर देंगे। तो ये वाला जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो इस क्लब के लिए लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों एंटिटीज में से या इन चारों ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा वाला है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी 3 है वो तो होंगे। तो देख लेते हैं अपन। स्कूल है, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी में एजुकेशन के लिए काम करती है, तो ये प्रॉफिट के लिए काम करती नहीं है, तो ये वाला तो हो गया एनपीओ। देन है स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब क्या होते हैं कि जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं और स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो इवेंट वगैरह वो करवाते हैं। मारुति उद्योग क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये मारुति से रिलेटेड कुछ परचेज सेल वगैरह करती होगी या मारुति उनका सेल आउट करती होगी। एंड हॉस्पिटल है वो भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो स्कूल भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो ये भी एनपीओ होगी। स्पोर्ट्स क्लब है, ये भी एनपीओ। हॉस्पिटल है तो ये भी एनपीओ। ये जो मारुति उद्योग वाला ऑप्शन है ये एनपीओ या प्रॉफिट के लिए काम करता है, यानी इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कि सी है वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब, कि जो एक क्लब के द्वारा है उसके जो मेंबर है वो उस क्लब को लाइफ मेंबरशिप फीस दे रहे हैं। तो भाई लाइफ मेंबरशिप फीस होती क्या है कि जो मेंबर है वो उनकी पूरे लाइफ की जो फीस है मेंबरशिप की वो एक साथ में क्लब को पे कर देते हैं।
तो वो इस क्लब के लिए क्या रहेगी कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगी, या वो फिर कैपिटल नेचर की रहेगी, या फिर वो रेवेन्यू भी नहीं रहेगी, कैपिटल भी नहीं रहेगी। तो अब अगर जो मेंबरशिप फीस होती है, एक नॉर्मल मेंबरशिप फीस होती है, वो तो इन क्लब्स के लिए क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। बट ये होल लाइफ जो है मेंबर की, उसके लिए रिसीव हो रही है, तो उसके लिए रिसीव हो रही है तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, यानी बी ऑप्शन है और राइट आंसर होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो किस नेचर का होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, या फिर असेट्स होती है, या फिर तीनों ही नहीं होते। अब क्या होता है, इन जो ये एनपीओ होते हैं, या इनको एनजीओ भी बोलते हैं, इनको डोनेशन है वो रिसीव होता है। अब डोनेशन क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं। एक तो जनरल टाइप का होता है कि उसका कुछ नेचर या कुछ भी पर्पस डिसाइड नहीं किया होता है कि इसको किस चीज़ के लिए खर्च किया जाएगा। एक जो डोनेशन होता है, जो डोनेशन देने वाला है वो पहले बोलता है कि ये जो डोनेशन है मैं इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए दे रहा हूँ। यानी अगर वो जो डोनेट करने वाला है वो बोलेगा कि मैं ये जो डोनेशन दे रहा हूँ वो ओनली बिल्डिंग बनाने के लिए काम में लिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया कि उसको आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ यानी बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा है तो बिल्डिंग बनाने के लिए काम में लोगे, तो ये वाला जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। देन फॉर ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होनोरियम पेड इज, कि एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, यानी कोई एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहा है कि होनोरियम पेड कर रहा है। अभी होनोरियम होता क्या है कि होनोरियम वो होता है कि जो इनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो ये जो एनपीओ है वो पे करते हैं। तो जो पे करते हैं, सपोज कीजिए इसका सेक्रेटरी है एनपीओ का, तो उसको जो अमाउंट पे कर रहा है उसको होनोरियम बोलते हैं। यानी आप इसको एक तरीके से सैलरी बोल सकते हो कि सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इनकम तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा क्योंकि एनपीओ पे कर रहा है। असेट भी ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी क्योंकि असेट तो जो होती है इनके पास में होती है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हो गई, या इनका कुछ कैश हो गया, या इनका डेटर्स वगैरह कुछ अगर है, या सपोज कीजिए कोई आउटस्टैंडिंग इनका डोनेशन वगैरह हो गया, वो असेट्स टाइप की होती हैं। तो ये एनपीओ के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंसेज रहेगा। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सपोज कीजिए कि अभी चल रहा है 2021-22 या 2022-23 ले लेते हैं, करंट ईयर 2022-23 चल रहा है। तो इस ईयर में कोई किसी पर्सन से 1 लाख रुपए का डोनेशन या सब्सक्रिप्शन आना था, बट वो इस साल में आया नहीं। तो इस साल के लिए क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी ड्यू तो हो गया, मिल तो जाना चाहिए था पर मिला नहीं है। तो भैया मिल तो जाना चाहिए था पर मिला नहीं है, तो अब इस साल नहीं मिला तो अगले साल में मिलेगा। तो वो इस एनपीओ के लिए होगा क्या, असेट्स हो गई कि भैया ड्यू तो हो गया लेकिन अभी आना था आया नहीं, तो वो हो गया असेट। तो ये असेट भी हो गया। अब आना था आया नहीं तो है तो सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन है तो ये इनकम भी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम का भी पार्ट हो गया, असेट का भी पार्ट हो गया। तो सी जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ए एंड बी बोथ, यानी जो आंसर रहेगा मोस्ट सुटेबल जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए एंड बी बोथ। अब कई बार क्या करते हैं अपन जल्दबाजी में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, तो अपने को इनकम दिखा देता है तो इनकम पे कर दिया, असेट दिखाते हैं असेट। जल्दी में क्या करते हैं अपन, किसी भी इन दोनों एक ऑप्शन में से अपन राइट आंसर करके आ जाते हैं। बट अपन क्या करेंगे, अगर आंसर्स को सही ढंग से देखेंगे, सही ढंग से रीड आउट करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि ये दोनों ऑप्शन ही सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होने के बाद में भी ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, यानी नीचे जो एक ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है कि ए एंड बी बोथ। तो ये जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा। देन 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड, कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है।
तो ये तो अभी क्या अपन एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने को याद आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो तो एनपीओ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के मोटिव के लिए काम नहीं करते, उनके द्वारा बनाया जाता है। बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब अपन देखते हैं तो अपने को समझ में नहीं आता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ बनाते हैं, या कई बार दिमाग में आ जाता है कि एनपीओ के अलावा भी कोई और बना सकता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा नहीं, वो तो P&L अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनाते। तो जो एनपीओ होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज कि जो रिसिप्ट एंड अकाउंट बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है इन एनपीओ के द्वारा, तो वो किस नेचर का होता है, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट होता है या फिर रियल अकाउंट होता है या नॉमिनल अकाउंट होता है। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसका रूल क्या होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, डेबिट साइड में अपन लिखते हैं रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड में लिखते हैं पेमेंट। तो इसमें रूल क्या चलता है कि जो रिसीव हो रही है, जो इनकम रिसीव हो रही है उनको तो करते हैं अपन डेबिट। सपोज ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, टू डोनेशन रिसीव हुआ तो डोनेशन कर देते हैं, और कुछ चीज़ अगर पे कर रहे हैं तो उसको क्या करते हैं अपन क्रेडिट साइड में कर देते हैं कि भाई एक्सपेंसेस हो गए। तो इस अकाउंट में होता क्या है कि जो इनकम आ रही है उसको डेबिट करते हैं और जो खर्चे हो रहे हैं उनको करते हैं अपन क्रेडिट। तो और जो अपना रियल अकाउंट होता है उसका रूल भी क्या होता है कि डेबिट करते हैं कि क्या जा रहा है एंड डेबिट करते हैं कि क्या आ रहा है एंड क्रेडिट करते हैं क्या जा रहा है, कि वोट कम्स इन डेबिट टू वोट कम्स इन एंड क्रेडिट टू वोट गोज आउट। तो जो रियल अकाउंट होता है और अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है दोनों के सेम रूल होते हैं, तो जो रियल अकाउंट है वो आपका राइट आंसर रहेगा। देन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कौन सा होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करते हैं अपन इसमें करते हैं कि अपन हर साल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और इस साल के लिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो अगले साल से अलग होगा, या अगले साल वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो इस साल से अलग होगा, और इसका जो बैलेंस आता है उसको अपन बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके और इस अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट तो क्या होता है कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर नेचुरल पर्सन हो। रियल अकाउंट अपन देख ही चुके थे, रियल अकाउंट होते हैं वो असेट्स या लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, या फिर रियल अकाउंट में अगर कुछ भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट करते हैं, और कुछ भी खर्चे या अमाउंट वगैरह जा रहा हो उसको अपन क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं कि जो एक साल के लिए बनाए जाते हैं और उस साल के एंड होते होते उस अकाउंट को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर अगले साल के लिए नया अकाउंट बनाया जाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो इसी टाइप का होता है, तो नॉमिनल अकाउंट है वो इसका राइट आंसर होगा। इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेज एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन, कि ये बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक फंड है वो बनाया गया था, मेंटेन किया गया था, अब उसमें जो एक्सपेंसेज किए गए वो उस फंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसेज हो गए, यानी फंड तो बनाया था अज्यूम करो 2 लाख रुपए का, और जो खर्चे हैं वो हो गए 2,20,000 रुपये के, यानी 20,000 रुपये के एक्सेस खर्चे हो गए। तो उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि ये लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा, या फिर डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, या फिर असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये जो खर्चे हुए हैं वो अपने पास कहीं और से तो आने नहीं है कि एनपीओ के पास जो अमाउंट था उसमें से खर्च कर दिया और स्पेसिफिक जो फंड था वो पहले ख़त्म हो चुका था। तो अपन खर्चों को कहाँ पे दिखाते हैं, अपन खर्चों को दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, यानी जो खर्चे हो रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो उनको अपन दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं डेबिट साइड में दिखाते हैं एक्सपेंसेज और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं अपन इनकम।
तो ये एक्सेस खर्चा हो गया था, उस फंड में था नहीं इतना अमाउंट, तो ये एनपीओ ने खर्चा कर दिया, तो वो जाएगा किस साइड, एक्सपेंसेज में जाएगा। तो एक्सपेंसेज किस साइड आते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका इसमें राइट आंसर होगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। देन 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,80,000, यानी करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था वो कितना था, 1,80,000 था। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 20,000, कि जो सब्सक्रिप्शन था वो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया था, आउटस्टैंडिंग रह गया था 20,000। देन आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर ₹10,000, एडवांस जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था वो कितना है, 10,000। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कितना अमाउंट है वो जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते क्या है अपन, कि करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो उस ईयर से रिलेटेड जो सब्सक्रिप्शन है वो ही उसमें जाएगा। अब चाहे वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, या रिसीव पहले जो ईयर थे उनमें हो गया हो, या रिसीव बाद वाले ईयर्स में होगा, तो उससे मतलब नहीं रखते थे, यानी वो ड्यू हो गया हो करंट ईयर में, तो वो वाला अमाउंट ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता था। तो करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ था, 1,80,000, और आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000 है, यानी 1,80,000 तो रिसीव हुआ था और आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000, यानी टोटल रिसीव 2 लाख होना था और 1,80,000 रिसीव हुआ। और एडवांस कितना आ गया, एडवांस बोले तो नेक्स्ट ईयर का इसी साल में रिसीव हो गया, तो ये तो इस साल का है नहीं, ये दोनों अमाउंट है इसी करंट ईयर के लिए, तो 1,80,000 प्लस 20,000 2 लाख हो गए, और जो एडवांस रिसीव हुआ था वो हो जाएगा लेस, यानी 1,90,000 है वो टोटल अमाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, 5 लाख। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, आउटस्टैंडिंग कितना है, 80,000 रुपये। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कि जो अपना करंट ईयर था इसके एंड पे तो कितना आउटस्टैंडिंग था, 80,000, और पिछले वाले जो ईयर का था आउटस्टैंडिंग, इस साल का ओपनिंग आ रहा था, यानी इसी साल के ओपनिंग में कितना या बिगनिंग में कितना जो सब्सक्रिप्शन था वो आउटस्टैंडिंग था, बिगनिंग में था आपका 60,000। तो ये जो करंट ईयर का है ये तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग बच रहा है, यानी वो ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन है तो इसी साल का, तो ये भी ऐड हो जाएगा करंट ईयर में। और ये है बिगनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर में है तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो वो पिछले साल का था, तो पिछले साल का था, तो ये क्या हो जाएगा, लेस। तो ये आपका कितना हो गया, 5,20,000 टोटल अमाउंट है वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्वेश्चन करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ रहा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट जो होता है वो अलग होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है वो अलग होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तो नेट इनकम फॉर सब्सक्रिप्शन बिल, ये नेट इनकम पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन की नेट इनकम कितनी होगी, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। अब अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए पूछ रहा होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि अपने को रिसीव हो रहा है करंट ईयर में कितना, रिसीव होने से मतलब रखते, और वो चाहे पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, या फिर कैपिटल नेचर का हो, या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, उससे कोई मतलब नहीं रखते। तो आप जब क्वेश्चन रीड आउट करो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए पूछ रहा है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए पूछ रहा है। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, कि जो कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर थे उनको सेल आउट करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो किस नेचर का होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट होगा,
या फिर एसेट होगी या फिर प्रॉफिट होगी। अब ये जो एनपीओ थे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह मंगवाते होंगे, उनको सेल आउट कर रहे हैं तो उससे छोटा मोटा अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू नेचर का होगा, कैपिटल रिसिप्ट तो ये होगी नहीं, तो ये भी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज, कि डोनेशन रिसीव हो रहा है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हो रहा है। स्पेशल पर्पज़ बोले तो कि डोनेशन देने वाला बोल रहा है कि मैं ये जो डोनेशन दे रहा हूँ आप उससे या तो सपोज कीजिए कि उसने बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, तो इस डोनेशन का पर्पज़ क्या हो गया, स्पेशल हो गया कि इस डोनेशन को काम में लेना है ओनली बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उसका अपन क्या करते हैं ट्रीटमेंट, शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और ये तीनों ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। तो क्रेडिट तो करेंगे नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, अपने को उसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज करना है, तो उसको क्या करेंगे अपन अपने पास होल्ड करके रखेंगे, और होल्ड करके रखेंगे तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ किस साइड जाएगा, शुड बी क्रेडिट टू ए सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो इसमें इसने पूछा नहीं है कि एसेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। नीचे ऑप्शन जरूर दे रखा है कि शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बट एक सेपरेट अकाउंट बना लेंगे अपन कि ये स्पेसिफिक फंड जिस भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव हुआ है उसका नाम देके अपन स्पेशल अकाउंट बना लेंगे और उसको अपन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो बी आंसर है आपका, वो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या इंडिकेट करते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है बनाने का, ये बताते क्या हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अपन, उस टाइम पे क्या होता है, अपन लिखते हैं इनकम क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में आते हैं अपने एक्सपेंसेस। अब अज्यूम कीजिए कि 2 लाख की टोटल इनकम रिसीव हुई और जो खर्चे हो रहे हैं वो 1,80,000 के हो रहे हैं, तो इस केस में क्या हो गए, इनकम है वो ज़्यादा है खर्चों से, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे अपन सरप्लस, यानी ये सरप्लस वाली सिचुएशन हो गई। तो एक तो ये क्या दिखा रहा है, सरप्लस दिखा रहा है, सरप्लस इंडिकेट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी सिचुएशन क्या है, इसको रिवर्स कर देते हैं कि खर्चे तो हो रहे हैं 2 लाख रुपए के लिए एंड इनकम हो रही है 1,80,000, यानी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इनकम से। तो इस केस में क्या हो गया, इस सिचुएशन को बोलेंगे अपन डिफिसिट। तो ये सरप्लस और डिफिसिट दोनों सिचुएशन दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड, कि डिसीज्ड पर्सन है उससे कुछ प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है। अब ये जो डिसीज्ड पर्सन होता है वो कौन होता है, यानी कोई पर्सन था, कोई मेंबर था, वो उसकी डेथ वगैरह हो गई तो उसको डिसीज्ड पर्सन बोलेंगे। उससे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रिसीव हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लेगेसी बोलेंगे या फिर होनोरियम बोलेंगे या फिर डोनेशन बोलेंगे या सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो डोनेशन सब्सक्रिप्शन वगैरह तो अपने को मिलते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, और होनोरियम क्या करते हैं अपन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं सेक्रेटरी वगैरह उनको पे करते हैं उनका रेम्यूनरेशन, तो उसको होनोरियम बोलते हैं। तो लेगेसी है वो बोलते हैं अगर डिसीज पर्सन से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रिसीव हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को तो उसको अपन बोलेंगे लेगेसी, और ए आंसर है, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है एडवांस में करंट ईयर में, कि ये करंट ईयर चल रहा है, अज्यूम कीजिए 2022-23, अज्यूम क्या करे चल ही रहा है, तो इसमें एडवांस में रिसीव हो गया। अब 2022-23 में जो रिसीव हुआ वो कब का रिसीव हुआ होगा, 2023-24 के लिए, यानी उसको खर्च तो कब करना है अपने को, भैया खर्च तो करना है 2023-24 में, और वो रिसीव कब हो रहा है, प्राप्त कब हो रहा है 2022-23 में। तो 2022-23 में प्राप्त हो रहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी, इनकम तो होगी नहीं क्योंकि एडवांस में रिसीव हुआ, इनकम तो ये जिस साल के लिए रिसीव हुआ उस ईयर के लिए इनकम रहेगी। असेट भी भैया ये रहेगी नहीं, क्योंकि असेट्स तो क्या होती थी कि इस साल रिसीव होना चाहिए था पर इस साल हुआ नहीं, वो अगले साल पे होगा,
यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होती थी। लाइबिलिटी है क्योंकि इस साल रिसीव हो गया और अपने इसको इस साल खर्च नहीं कर सकते, ये अगले साल अपने को खर्च करना पड़ेगा और ये अगले साल की इनकम रहेगी, तो इस साल के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹40,000, यानी करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, 40,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,500 रुपये। एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था, 2,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹800। अब एडवांस में रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए कितना, 800। द अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, करंट ईयर का ये तो जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का वो क्या करते थे, अपन लेस करते थे, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता था, सो क्या करते थे, ऐड करते थे। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए इनकम है, इस साल तो इसको थोड़ी ना दिखाएंगे अपन, तो दिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो करंट ईयर वाला हो गया 40,000, तो ये हो गया प्लस 1,500 रुपये, ये हो गया आपका, सॉरी ये तो माइनस होगा, ₹40,000, ये प्लस हो जाएगा आपका 1,500 रुपये माइनस हो जाएगा, और ये जो 2,000 रुपये है ये प्लस हो जाएगा, करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, और एडवांस जो नेक्स्ट ईयर के रिसीव हुआ है वो भी लेस हो जाएगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 है तो 42, 800, 300 और 1000 और लेस कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 41,300, यानी डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें कि जो आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर के लिए, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना अमाउंट, तो करंट ईयर के लिए जो आउटस्टैंडिंग रह रहा है तो वो भी करंट ईयर के उसमें आएगा। पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल मिलना था वो मिला नहीं, इस साल रिसीव हुआ है, तो इस साल रिसीव हुआ है तो भैया वो पिछले साल का था वो लेस हो जाएगा। और कोई अगर एडवांस रिसीव हो रहा है अगले सालों के लिए, नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो वो भी इस साल की इनकम है नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का। ये 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹5 लाख। तो करंट ईयर में रिसीव हो रहा है वो कितना रिसीव हो रहा है, 5 लाख। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर पे आउटस्टैंडिंग था, उस साल ड्यू तो हो गया था, रिसीव हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो इनकम कब की थी, वो पिछले साल की थी, और इस साल रिसीव हुआ है तो इस साल रिसीव हुआ है, ओनली इस साल की इनकम तो है नहीं, तो रिसीव हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें इंक्लूड होगा, तो उसको क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को कितना है, 20,000 रुपये, यानी ये 20,000 रुपये लेस हो जाएगा। देन है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर वाज ₹25,000। अब ये जो 25,000 है, 25,000 है वो करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी रिसीव तो इस साल पे होना चाहिए था बट हुआ नहीं है, वो अगले सालों में जाके रिसीव होगा, तो इनकम तो इसी साल की है। अब रिसीव नहीं हुआ है तो करंट ईयर के इस पे तो ये ऐड होगा नहीं, ऐड नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। तो ये है अपना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹8,000 की जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हो गया किस सालों के लिए, अगले सालों के लिए, तो वो क्या है, इसमें इंक्लूड है, लेकिन इनकम इस साल की है नहीं, वो अगले साल जाके इनकम होगी,
तो उसको क्या कर देंगे अपन, लेस कर देंगे। एडवांस में रिसीव हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कितना अमाउंट है 8,000, तो ये 8,000 वाला अमाउंट भी लेस हो जाएगा। देन और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज ₹7,000। अब ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में 7,000 था, वो एडवांस रिसीव हो गया था इस साल के लिए। तो ये जो 7,000 था ये पिछले वाले साल की इनकम थी, सॉरी पिछले वाले साल में रिसीव हुआ था, इस साल की इनकम है, तो इस साल में ऐड करेंगे। अभी रिसीव तो पिछले साल ही हो गया, तो इस वाले अमाउंट में तो इंक्लूड है नहीं, इंक्लूड नहीं है तो क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो जो एडवांस रिसीव हुआ था प्रीवियस ईयर में वो भी अपन इसमें ऐड कर देंगे, और अमाउंट कितने का था 7,000 का। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख में से 20,000 लेस करें 4,80,000, 4,80,000 में 25,000 जोड़े तो ये हो गया 5,05,000, और उसमें से 8,000 लेस कर देंगे तो ये हो गया आपका 4,97,000, और 7,000 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5,04,000। तो आपका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लें, ऊपर नीचे हो सकती है, बट फ्री मैंने कर दी है तो शायद 5,04,000 ही इसमें आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एनपीओ से रिलेटेड। इनमें अगर कुछ डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी सस्पेंस हो आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे और आपको आपके डाउट है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले क्लासेज में और चैप्टर से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।